स्वागत है सभी का इस नई गहन चर्चा में। आज की चर्चा सच में बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो एक बहुत ही खास पुस्तक समीक्षा यानी पुस्तक रिव्यू से ली गई है। हाँ, और ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये भारतीय साहित्य की एक बहुत ही ऐतिहासिक कृति है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी किताब अपने भीतर जीवन के सबसे गहरे दर्शन को समेट सकती है। आज हम महान कवि हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध रचना यानी मधुशाला पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी, एक बहुत ही अलग दौर में। सही बात है। यह एक काव्य संग्रह है और श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि इस हालिया समीक्षा ने इस ऐतिहासिक पुस्तक को 5 में से 5 स्टार की पूर्ण रेटिंग दी है, मतलब पूरे 5 स्टार्स, जो कि आज के समय में किसी पुरानी किताब को मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, एकदम ठीक है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर 1935 में लिखी गई ये कविता में ऐसा क्या है जो आज के समीक्षकों को भी इतना प्रभावित कर रहा है? ये सच में एक सोचने वाली बात है। अगर हम सिर्फ इस तथ्य को देखें कि ये 1935 में आई थी, वो भारत के लिए सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। उस ऐतिहासिक अवधि में इस तरह की कृति का आना साहित्य के लिए किसी क्रांति से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल, उस समय तो समाज और भी ज्यादा रूढ़िवादी था। हाँ, और समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये रचना हर पीढ़ी को प्रभावित करती है, मतलब ये किसी एक समय में बंद कर नहीं रह गई। और शायद इसीलिए ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। लेकिन जब हम इस समीक्षा में थोड़ा और गहराई से जाते हैं, तो एक बात जो बहुत ही साफ उभर कर आती है, वो है इसके प्रतीक। हाँ, इसके सिंबल्स, वही तो इसकी जान है। सही कहा। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? समीक्षा के अनुसार इसमें 4 मुख्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। मदिरा यानी शराब, साकी यानी उसे परोसने वाला, प्याला और मधुशाला। और यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। एकदम। मुझे तो ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन या सीक्रेट कोड की तरह लगता है। मतलब पहली नजर में जब कोई इन शब्दों को पढ़ता है तो ये पूरी तरह से एक जश्न या पार्टी की बात लगती है। हाँ, जैसे कोई मदिरालय में बैठकर बस शराब पीने की बात कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन असल में ये कुछ और ही है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? जोखिम किस तरह का? मतलब 1935 जैसे समय में मदिरा और मधुशाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये खतरा नहीं था कि लोग इसका पूरी तरह से गलत मतलब निकाल लें? लोग तो आसानी से सोच सकते थे कि कवि शराब पीने को बढ़ावा दे रहा है। ये कोई गलती या जोखिम नहीं था, ये पूरी तरह से जानबूझकर उठाया गया एक कलात्मक कदम था। अच्छा, तो फिर ये मदिरा और साखी असल में है क्या? समीक्षा बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये चारों प्रतीक वास्तव में जीवन की मस्ती, स्वतंत्रता और समानता को दर्शाते हैं। हाँ। मदिरा यहाँ किसी पीने वाली शराब का नाम नहीं है। तो फिर ये किस चीज का रूपक है? मदिरा यहाँ जीवन के आनंद का रूपक है, वो आनंद जो हर इंसान महसूस करना चाहता है। अरे वाह, ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब मदिरा जीवन का आनंद है और मधुशाला ये पूरी दुनिया है। बिल्कुल। साकी वो जीवन शक्ति या नियति है जो हमें ये आनंद दे रही है, और प्याला हमारा अपना जीवन या शरीर है। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये तो सच में ऑप्टिकल इल्यूजन वाली बात हो गई। जो लोग सिर्फ शराब शब्द पर अटक गए, वो कभी इसके असली अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ, और जो इसके पार देख पाए, उन्हें इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन मिल गया। और प्रतीकों के इस गहरे अर्थ को समझने के बाद ये जानना भी तो बहुत जरूरी है कि इस इतने बड़े संदेश को किस रूप में ढाला गया है, मतलब इसकी संरचना कैसी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि दर्शन चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे सही तरीके से नहीं बताया गया तो वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर जब हम जीवन के दर्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई बहुत मोटी सी भारी भरकम किताब आती है। हाँ, जिसमें बहुत मुश्किल शब्द हो। बिल्कुल, लेकिन इस काव्य संग्रह में कुल 135 रुबाइयां हैं। रुबाइयां यानी सिर्फ 4 पंक्तियों की कविता। श्रोताओं को ये जानकर शायद हैरानी होगी कि कैसे कोई केवल 4 पंक्तियों में जीवन, मृत्यु और संसार का पूरा दर्शन समझा सकता है। लंबी चौड़ी किताबों के बजाय सिर्फ 4 लाइनें। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
समीक्षा में भी इस बात की बहुत तारीफ की गई है कि इसमें सरल भाषा और गहरे दर्शन का एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है। हाँ, भाषा बिल्कुल भी जटिल नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, इन पंक्तियों को इतना याद रहने वाला मतलब मेमोरेबल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जार्गन यानी कठिन और भारी शब्दों की पूरी तरह से कमी है। मतलब एक आम इंसान जिसने कभी कोई दार्शनिक किताब नहीं पढ़ी, वो भी इसे आसानी से समझ सकता है। एकदम सही। यह साबित करता है कि महान और गहरे विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें जटिल होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, 4 पंक्तियों की एक लय होती है, इंसान उसे गा सकता है, गुनगुना सकता है और उसे याद रख सकता है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। सही बात है। अब सरल भाषा और इस 4 पंक्ति के ढांचे को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पंक्तियां समाज से कहना क्या चाहती हैं? इसका मुख्य संदेश? हाँ, समीक्षा में एक बहुत ही खास बात लिखी है कि हर एक रुबाई जीवन, प्रेम, आनंद और मानवीय समानता का संदेश देती है, और इसके साथ ही ये समाज की संकीर्ण सोच मतलब जो नैरो माइंडेडनेस है उस पर एक करारा व्यंग्य भी है। व्यंग्य मतलब एक तरह का तंज कसा गया है समाज पर। बिल्कुल। अगर हम इसे एक मिरर या दर्पण की तरह देखें, समाज अक्सर मधुशाला को एक बहुत ही नकारात्मक और गंदी जगह मानता है ना? हाँ, एक ऐसी जगह जहां कोई शरीफ इंसान जाना पसंद नहीं करेगा। एकदम। लेकिन कवि ने उसी जगह का उपयोग ये दिखाने के लिए किया कि वहां कोई भेदभाव नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? समाज जिन जगहों को बहुत पवित्र या सम्मानित मानता है, वहां लोग जाति, धर्म या रुतबे के आधार पर बटे होते हैं। लेकिन मधुशाला में सब एक समान होते हैं, एक ही साकी से लेते हैं और एक ही प्याले से पीते हैं। ये समाज के दोहरे मापदंडों पर कितनी बड़ी चोट है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो समानता और भाईचारे का यह संदेश इस पुस्तक को केवल एक कविता नहीं रहने देता। तो फिर ये क्या बन जाता है? यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है। सोचिए जरा, समाज ने जिस चीज को सबसे बुरा मानकर खारिज कर दिया, कवि उसी के जरिए समानता का पाठ पढ़ा रहा है। ये लोगों को अपने खुद के पूर्वाग्रहों यानी जो हमारे बायस होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि जीवन को खुले दिल से जियो और सभी मनुष्यों को समान समझो। इसमें प्रेम और भाईचारे का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और शायद इसीलिए ये रचना 1935 के उस बटे हुए समाज में भी एक क्रांति की तरह थी और आज भी वैसी ही है। हाँ, क्योंकि इंसान को बांटने वाली वो दीवारें, वो संकीर्ण सोच आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद ही है। सही कहा आपने। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इन सभी गहराइयों को एक साथ जोड़ें तो इस पुस्तक की असली विरासत या लेगेसी क्या है? मुझे लगता है समीक्षा ने इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है। हाँ, ये स्पष्ट हो जाता है कि मधुशाला केवल एक कविता संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन को समझने का एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो हमें मानसिक रूप से आजाद करता है। और मैं इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर सकता हूँ कि यही कारण है कि ये हर नई पीढ़ी को इतनी गहराई से प्रभावित करती है। ये आज भी उतनी ही लोकप्रिय और प्रासंगिक है जितनी 1935 में अपने समय में थी। तो इस समीक्षा ने जो इसे 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दी है, वो पूरी तरह से जायज है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। इस चर्चा ने सच में एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद खास रचना के कई नए पहलू हमारे सामने खोल दिए हैं। बहुत ही शानदार पहलू। हाँ, और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, अगर 1935 में एक कवि समाज की संकीर्ण सोच को तोड़ने और समानता सिखाने के लिए मधुशाला जैसे विवादित और नकारात्मक माने जाने वाले प्रतीक का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकता है, हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। तो आज के इस आधुनिक समाज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से गलत समझते हैं? ऐसी कौन सी जगहें या विचार हैं जिन्हें आज समाज में अस्वीकार्य माना जाता है, लेकिन जो हमें इंसानी समानता और खुले दिल से जीने का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकती हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये हमें अपने खुद के नजरिए पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही। हाँ, श्रोताओं को जरूर कुछ नया सोचने का मौका मिलेगा।